हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं डेटा सफिशिएंसी की ये 6वीं क्लास। अभी तक जो है हम लोग इस टॉपिक की 5 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने जो है हर एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े हैं। ठीक है, आपका चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो जो है आपका ब्लड एडिशन पर बेस्ड हो, चाहे सीटिंग अरेंजमेंट पर बेस्ड हो, चाहे वो आपका रैंकिंग पर बेस्ड क्वेश्चन हो। तो आज की जो क्लास है वो आपके डायरेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कि डायरेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आप जो है सॉल्व कर सकते हैं डेटा सफिशिएंसी में। तो चलिए भाई, बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले कुछ आपके लिए मोटिवेशनल लाइंस जो आपको हमेशा मोटिवेट करती हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए हमेशा आपको जो है प्रेरित करती हैं और हमेशा हार्ड वर्क में आपको बनाए रखती हैं। तो लाइन से आपके लिए कि हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। इसलिए हमेशा जीतने का जज्बा रखिए। किस्मत बदले ना बदले लेकिन वक्त जरूर बदलेगा। हर एक जो है रात के साथ एक नई सुबह भी आती है जो आपको एक नई एनर्जी देती है, और उस नई एनर्जी के साथ में हमेशा आप जो है अपने आप को मोटिवेट रखिए और हमेशा अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहिए। जो हार्ड वर्क है उसको लगातार जारी रखिए। जितना अच्छा आपका हार्ड वर्क होगा उतनी अच्छी आपकी सफलता होगी। ठीक है, एक लाइन और कही जाती है कि भाई तैयारी इतनी शांति से करो, तैयारी इतनी शांति से करो कि सफलता शोर मचा दे। और सही बात है, जिस दिन आप सफल हो जाएंगे उस दिन आपको बताने की जरूरत नहीं होगी कि आप सफल हो गए। उस दिन लोग कहेंगे कि हाँ आप सफल हो गए, उस दिन दुनिया आपको कहेगी कि हाँ आप सफल हैं, आप सफल हैं, आप मेरे सामने खड़े होइए। इसलिए हमेशा अपने हार्ड वर्क को जो है जारी रखिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चाहिए रहिए। ठीक है ना, कभी भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता। आप हर एक काम कर सकते हैं। यू डू इट एवरीथिंग। बिल्कुल, आप अभी उस उम्र के पड़ाव में हैं, आप चाहें तो पर्वत को भी जो है उखाड़ के फेंक सकते हैं। तो उसके लिए आपको लगातार क्या करना पड़ेगा, अपने जो है हार्ड वर्क को जो है लगातार जारी रखना पड़ेगा। हमेशा अपने जो है चीज़ों को मेंटेन रखना है। हर सब्जेक्ट को आपको लेके साथ में चलना है, क्योंकि जब हर सब्जेक्ट आपका अच्छा होगा तभी आप किसी एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी एग्जाम केवल 1 या 2 सब्जेक्ट पे आपका जो है क्वालिफाई नहीं होता। जो भी 4 सब्जेक्ट हैं वो चारों सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, चारों सब्जेक्ट को आपको बराबर टाइम देना है। ठीक है ना, फिर जब स्पीड बनेगी, जब चीज़ें अच्छी होंगी तो कुछ सब्जेक्ट आपके कम टाइम लेंगे, कुछ सब्जेक्ट जैसे भाई अगर बात करें हम यहाँ पे जो है जीएस की, तो जीएस में आपको जो आता है वहाँ पे टिक करना है। उसमें तो कुछ ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे कुछ सोचना है। भाई आप सोच सकते हैं लेकिन उसमें कुछ सॉल्व तो करना नहीं है, कुछ मानना तो है नहीं। जो होगा तो जो है आपका परफेक्ट होगा। इंग्लिश है, वहाँ भी जो आपका होगा सो वही आपको करना है। रीजनिंग, तो रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग आपका जो है वो भी एकदम परफेक्ट है। अगर क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे तो ही आप उसका आंसर निकाल पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो आपको उसको स्किप करना पड़ेगा। अब बात आती है जब मैथ की, तो मैथ थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है। मैथ में आपको कैलकुलेशन तो करना ही करना है, क्योंकि वहाँ तो भाई कोई आपके पास इलेक्ट्रॉनिक साधन तो रहेगा नहीं जब आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठे होंगे। तो वहाँ पे आपको कैलकुलेशन तो करना ही करना है, और जो मेन टाइम लगता है वो कैलकुलेशन करने में ही लगता है। इक्वेशन आपने बना लिया, सारी चीज़ें आपने कर लिया, टाइम किस में लग रहा है, कैलकुलेशन में। तो कैलकुलेशन को फास्ट बनाइए, चीज़ों को बेहतरीन कीजिए। जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है उसको और बेस्ट कीजिए। बाकी और जल्द जल्द आपको लक्ष्य मिल जाए, आपको सफलता मिल जाए जो आपको के बारे में थोड़ा सा समझ लें कि डायरेक्शन क्या होता है, कैसे डायरेक्शन को हम ड्रॉ करते हैं कॉपी में। ठीक है ना, ये कैसे हम डायरेक्शन में लेफ्ट और राइट जो है टर्न लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 ही टर्न होते हैं, लेफ्ट और राइट। तो डायरेक्शन कैसे ड्रॉ करना है, कैसे लेफ्ट राइट लेना है, उसको जरा थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं ताकि क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएं।
तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपकी जो है 4 मेन डायरेक्शन होती हैं। टोटल हम 8 डायरेक्शनों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। जब भी हम डायरेक्शन पढ़ते हैं तो टोटल 8 डायरेक्शनों के बारे में हम पढ़ते हैं। 4 आपकी मेन डायरेक्शन होती हैं। ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन, ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन, ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन, ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन, और ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन, ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन, और नीचे की तरफ आपकी होती है साउथ, ठीक है। नीचे की तरफ होती है साउथ, ठीक है। जब कॉपी में आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो जिधर से ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, जैसे ये कॉपी का पेज है आपका, इधर से आपने ड्रॉ की तो ये हो गया वेस्ट, इधर की तरफ आपने लाइन से ड्रॉ की तो ये हो गया ईस्ट, ऐसे ड्रॉ किया तो नीचे की तरफ साउथ, ऊपर की तरफ आपका नॉर्थ, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। ये तो आपकी 4 मेन डायरेक्शन है। टोटल हम 8 डायरेक्शनों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो 4 आपकी मेन डायरेक्शन और 4 इसकी मिडिल डायरेक्शन, ठीक है। अगर हम बात करें तो 4 डायरेक्शन ये हो जाएंगे, 4 डायरेक्शन आपकी मिडिल में हो जाएंगे, अर्थात तो यहाँ पर है तो ये हो जाएगी मिडिल डायरेक्शन। इसी प्रकार मिडिल डायरेक्शन। अब अगर उसको बात करें तो मिडिल डायरेक्शन ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो ये क्या हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ये क्या हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। ये साउथ है, ये ईस्ट है, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी साउथ ईस्ट। ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी साउथ वेस्ट। ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो ये क्या हो जाएगा नॉर्थ, क्या हो जाएगा नॉर्थ। सेंटर पॉइंट से आपस में क्या रहती है कनेक्टेड रहती है, इस सेंटर पॉइंट से आपस में कनेक्टेड रहती है। एक डायरेक्शन को जैसे ही आप मूव करते हैं बाकी डायरेक्शन अपने आप मूव कर जाती है, उसको आपको मूव कराने की अर्थात घुमाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे पंखा लगा है, अब पंखे की एक जो है आप पंखुड़ी को घुमा दीजिए तो जो बाकी हो अपने आप मूव कर जाएंगी, उनको यहाँ पर भी है कि ऐसे ही आप एक डायरेक्शन को मूव कराते हैं तो बाकी अपने आप मूव कर जाती है। क्यों? क्योंकि सभी डायरेक्शन आपस में अपने आपस में क्या है कनेक्टेड है इस सेंटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आपस में जो कनेक्टेड है तो ये सभी की सभी आपस में क्या हो जाएगी, दूसरी बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात तो लेफ्ट और राइट दो ही टर्न होते हैं लेफ्ट और राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपको याद रखना है कि क्लॉकवाइज में हमेशा आपका राइट टर्न होगा, क्लॉकवाइज में कौन सा टर्न होगा राइट टर्न होगा, और एंटी क्लॉकवाइज में आपका क्लॉकवाइज में कौन सा टर्न होगा तो आपका जो है राइट टर्न होगा, और एंटी क्लॉकवाइज में कौन सा आपका लेफ्ट टर्न होगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो भाई क्लॉकवाइज आपका मूवमेंट क्या होगा, क्लॉकवाइज आपका ये होगा, ये जो आपका मूवमेंट है ये क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, ठीक है ना, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है। और ये जो मूवमेंट है ये आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। तो क्लॉकवाइज जब आप टर्न करेंगे, क्लॉकवाइज जब आप चलेंगे तो हमेशा आप राइट टर्न करेंगे, हमेशा आप राइट टर्न करेंगे, ठीक है। और जब आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ये ACW हो गया एंटी क्लॉकवाइज, तो हमेशा आप लेफ्ट टर्न करेंगे, हमेशा आप क्या करेंगे लेफ्ट टर्न। जिस प्रकार से आप बैठे हैं, आपने कॉपी में जो है डायरेक्शन को ड्रॉ कर लिया, हमेशा आप ये सोचिए कि डायरेक्शन जैसे आप हैं वैसे ही आप ड्रॉ कर रहे हैं। वो आप जो डायरेक्शन में जो भी लोग बैठे हैं या डायरेक्शन में जो भी जहाँ पे खड़ा है वो आपकी तरफ नहीं देख रहा। जब कॉपी में आप ड्रॉ करें तो आपको लगता है जैसे वो हमारी तरफ देख रहा है, नहीं, वो आपकी तरह देख रहा है। आप ऐसे मान के चलेंगे, बहुत आसानी से आप लेफ्ट राइट निकाल सकेंगे। अब जैसे यहाँ पे हमने देख लिया कि भाई क्लॉकवाइज में क्या होगा राइट, एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा लेफ्ट। अब जैसे यहां पर आप जब भी डायग्राम को ड्रॉ करें, ठीक है ना, तो आप हमेशा ये इमेजिन करें कि आप एक घड़ी को चला रहे हैं
और जब आप घड़ी को चला रहे हैं और अगर आपका डायरेक्शन, आपका चेहरा कहाँ है, ईस्ट डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज ये होगा तो ये राइट होगा, और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ये होगा तो ये लेफ्ट हो जाएगा। अर्थात अगर आपका चेहरा ईस्ट में है, आप ईस्ट की तरफ चेहरा करके खड़े हैं, तो जब क्लॉकवाइज चलेंगे अर्थात राइट टर्न लेंगे तो आप कहाँ जाएंगे, साउथ में। आप लेफ्ट टर्न लेंगे कहाँ जाएंगे, आप नॉर्थ में। इसी प्रकार से आप साउथ में अगर खड़े हैं तो ये मूवमेंट होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज और ये मूवमेंट होगा आपका क्लॉकवाइज। तो इधर की तरफ आपका राइट होगा, इधर की तरफ आपका लेफ्ट होगा। क्लियर है। इसी प्रकार से आप वेस्ट में खड़े हैं तो ये मूवमेंट होगा आपका जो है क्लॉकवाइज, ये मूवमेंट होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, तो ये लेफ्ट होगा, ये आपका राइट होगा। जब आप नॉर्थ में खड़े हैं तो ये मूवमेंट होगा आपका क्लॉकवाइज और ये मूवमेंट होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो इधर की तरफ आपका राइट होगा, इधर की तरफ आपका लेफ्ट होगा। क्लियर है। तो अगर आप जो है नॉर्थ की तरफ चेहरा करके खड़े हैं तो राइट टर्न में आप ईस्ट में चले जाएंगे, लेफ्ट टर्न में आप कहाँ चले जाएंगे, वेस्ट में। अगर आप साउथ में चेहरा करके खड़े हैं तो राइट टर्न में आप वेस्ट में जाएंगे, लेफ्ट टर्न में आप ईस्ट में जाएंगे। अगर आप जो है वेस्ट की तरफ चेहरा करके खड़े हैं तो राइट टर्न में आप नॉर्थ में जाएंगे और लेफ्ट टर्न में आप साउथ में जाएंगे। ऐसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो समझ में आ गया आठों डायरेक्शन को कैसे ड्रॉ करना है, लेफ्ट राइट कैसे हमें यहाँ पे लेना है। ठीक है। तो क्लॉकवाइज में क्या लेंगे आप, राइट टर्न, और एंटी क्लॉकवाइज में क्या लेंगे आप, लेफ्ट टर्न। ठीक है ना। आप आठों डायरेक्शन को इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। ये आपके चार मेन डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, चार ये आपकी मिडिल डायरेक्शन। मिडिल डायरेक्शन का भी लेफ्ट राइट आप इसी के अकॉर्डिंग लेंगे कि क्लॉकवाइज में राइट और एंटी क्लॉकवाइज में आपका लेफ्ट। क्लियर हो गई बात। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पे। और आज क्लास का पहला क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, ठीक है ना, और फिर क्वेश्चन का आंसर देते हैं। भाई आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन है देखो आपका कि विलेज आर इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू विलेज डी। गांव आर गांव डी के संदर्भ में किस दिशा में है। अब देखो ये क्वेश्चन है और ये दो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। आपको आंसर निकालना है स्टेटमेंट के आधार पे, फिर जो आंसर देना है वो देना है ए बी सी डी ई के अकॉर्डिंग। ठीक है। जैसे पहला स्टेटमेंट क्या दे रहा है कि विलेज आर इज टू द नॉर्थ ऑफ विलेज टी विच इज टू द वेस्ट ऑफ विलेज एफ। गांव आर गांव टी के उत्तर में है जो गांव एफ के पश्चिम में है। दूसरा है विलेज डी इज टू द वेस्ट ऑफ विलेज टी। गांव डी गांव टी के कहाँ है, पश्चिम में है। अब देखो आंसर जो आपको देना है वो ए बी सी डी ई के अकॉर्डिंग देना है। ए कब देना है कि इफ द डेटा इन स्टेटमेंट फर्स्ट alone are sufficient to answer the question while the data in statement second alone are not sufficient to answer the question। कि कथन, पहले कथन में दिया गया डेटा अकेले ही उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि दूसरे कथन में दिया गया डेटा अकेले ही उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो आंसर आपको ए देना है। बी कब देना है, if the data in statement second alone are sufficient to answer the question while the data in statement second alone are first alone are not sufficient to answer the question। अब बी कब देना है कि जब दूसरे कथन में दिया गया डेटा अकेले ही उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि पहले कथन में दिया गया डेटा अकेले उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। सी कब देना है कि इफ द डेटा आइदर इन स्टेटमेंट फर्स्ट alone और इन स्टेटमेंट सेकेंड alone आर सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन। कि आपसे पहले से भी आंसर निकल रहा है, दूसरे से भी आंसर निकल रहा है, तो आप या तो पहले को आंसर पहला स्टेटमेंट लेके आंसर निकाल दीजिए या तो आप दूसरा स्टेटमेंट लेके आंसर निकाल दीजिए। तो यहाँ पे आइदर आर मतलब आपको चूज करने का मौका मिल गया, या तो आप पहले को लेके आंसर निकालो या तो आप दूसरे को लेके आंसर निकालो। तो यहाँ पे आइदर आर कब देना है, जब आप दोनों से आंसर निकल रहा हो, पहले से भी और दूसरे से भी। तो ऑप्शन सी देना है कि या तो आप पहला ले लो या तो आप दूसरा ले लो। ठीक है ना। डी वाला है, डी कब देना कि इफ द डेटा गिवन इन बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। कि कथन पहले और दूसरे दोनों में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है।
जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट जो डेटा दिया गया है वो दोनों मिलकर के भी आंसर नहीं वहां से निकल पा रहा, तो आंसर आपको तब डी टिक करना है। और ई कब टिक करना है कि इफ द डेटा इन बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। तो कथन पहले और दूसरे में जो दिया गया डेटा है वो दोनों मिल करके उत्तर को देने के लिए पर्याप्त है। दोनों को मिल करके जो है, दोनों से मिला करके आपका आंसर निकल आया, तो आंसर आपको ई टिक करना है। क्लियर है इतनी बात? अब जरा आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो ये है कि विलेज आर इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू विलेज डी। अब देखो, अगर मैं बात करूं तो पहले वाले इस डेटा में आर तो आया है लेकिन डी नहीं आया। पहले वाले स्टेटमेंट में आर तो आया है लेकिन डी नहीं आया, और दूसरे में डी आया है। अब पहले में देखो टी आया है, पहले में टी आया है, देखो टी आया है, देखो यहाँ पे आपका टी है और यहाँ पे आर है, यहाँ पे डी है और यहाँ पे टी है, और हमको डी से आर का डायरेक्शन बताना है। तो अब ये बात तो क्लियर है क्योंकि दोनों से मिलके आंसर आ सकता है, केवल एक से आंसर तो नहीं आएगा भाई। अगर हम केवल पहले स्टेटमेंट के आधार पर अगर डायग्राम बनाते हैं तो पहले स्टेटमेंट में आपका कहीं भी डी है ही नहीं, तो केवल पहले स्टेटमेंट से आंसर तो नहीं आएगा। द विलेज आर इज टू द नॉर्थ ऑफ विलेज टी बीच इज टू द वेस्ट ऑफ विलेज एफ। ध्यान रखना, जो ये बीच वर्ड होता है अर्थात हिंदी में जिसे जो कहते हैं, जो वर्ड जो होता है ये हमेशा अपने नजदीक वाले को डिफाइन करता है। तो भैया जो है बीच इज टू द वेस्ट ऑफ विलेज एफ, तो ये टी के लिए कहा गया है, ये आर के लिए नहीं कहा गया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले दिया कि विलेज आर इज टू द नॉर्थ ऑफ विलेज टी, तो आपने यहाँ पे टी को बनाया, नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती है, यहाँ पे आपने आर को बना दिया, यहाँ पे किसको बना दिया, आर को। बीच इज टू द वेस्ट ऑफ विलेज एफ, तो ये हो जाएगा आपका वेस्ट, वेस्ट इधर की तरफ होगा ना, ये हो जाएगा आपका वेस्ट, ये हो जाएगा आपका वेस्ट, और यहाँ पे हो जाएगा आपका एफ। गांव आर गांव टी के कहाँ है, उत्तर में, जो गांव एफ के कहाँ है, पश्चिम में, तो एफ यहाँ होगा, वेस्ट इधर होगा, यहाँ पे एफ हो जाएगा, यहाँ पे टी। ठीक है, क्लियर है बात? तो ये तो पहले स्टेटमेंट से, अब देखो पहले स्टेटमेंट में कहीं भी आपका डी नहीं आया, तो केवल पहले से बात तो नहीं बनेगी। अगर हम दूसरे को यहाँ पर लेते हैं तो दूसरे में दिया गया विलेज डी इज टू द वेस्ट ऑफ विलेज टी। अब देखो दूसरे में ये दिया गया है, दूसरे स्टेटमेंट में ये दिया गया है कि गांव डी गांव टी के पश्चिम में है। टी अगर जहां पर भी बैठा है तो वेस्ट क्या होगा, तो आपने कहा वेस्ट ये होगा, इधर ही तो आपका डी होगा, इधर ही तो डी होगा भाई। जो डी है वो टी के कहाँ, वेस्ट में है। ठीक है, इसको और इधर बना लेते हैं। तो अगर टी यहां पर बैठा है तो टी के वेस्ट में अर्थात इधर ही तो आपका डी होगा। अब अगर इन दोनों को हम मर्ज कर लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों को अगर हम आपस में मर्ज कर देते हैं तो यहाँ पे देखो टी की स्थिति क्लियर है, और टी का वेस्ट यही तो होगा, टी का वेस्ट यही होगा, तो यहाँ पे डी आ जाएगा। अब देखो इसमें दोनों को मर्ज करने पे डी और आर दोनों यहाँ पर आ गए, और यही तो पूछा है कि गांव जो आर है वो गांव डी के संदर्भ में किस डायरेक्शन में है। तो आपने कहा कि जो आर है वो डी के इस डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन कौन सा होगा। अगर आपको कभी भी डायरेक्शन निकालने में प्रॉब्लम आ रही, डायरेक्शन नहीं निकल पा रहा, तो जहां से आपको डायरेक्शन निकालना है वहां पे आप चारों डायरेक्शन ड्रॉ कर दीजिए, अपने आप आपके सामने डायरेक्शन प्रकट हो जाएगा भाई। तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, यहां पे आपने चारों डायरेक्शन ड्रॉ कर दिए, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। ठीक है, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, जो होगा नॉर्थ ईस्ट। क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। तो जो आर है वो एस के डी के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट। तो आंसर कैसे निकला, दोनों को मिला के निकला। आंसर कैसे निकला, दोनों स्टेटमेंट को मिला के निकला। तो यहां पे जो आंसर होगा वो ई होगा। यहां पे जो आंसर क्या होगा, ई, कि इफ द डेटा इन बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। दोनों की आवश्यकता है, दोनों मिलकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो समझ में आया कैसे करना है। जो लोग पहले क्लास से पढ़ चुके उनको तो पता है कैसे करना है, लेकिन जो लोग नए, जो लोग पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, उनको भी समझ में आ गया होगा कि भाई कैसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका भाई सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देवीपुर एंड दुर्गापुर। देवीपुर और दुर्गापुर के बीच न्यूनतम दूरी क्या है।
तो पहला दिया है स्टेटमेंट कि दुर्गापुर इज 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम रामपुर। दुर्गापुर रामपुर से 20 किलोमीटर दूर है। और देवीपुर इज 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम रामपुर। देवीपुर रामपुर से 15 किलोमीटर दूर है। अब यहां पर देखो, अगर हम बात करें तो कोई भी डायरेक्शन नहीं दिया गया, कौन किसके जो है कहाँ किस डायरेक्शन में है, या कौन किसके लेफ्ट या राइट में है, कहीं कुछ नहीं दिया गया। केवल इतना दिया गया, जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया गया है अब हमें देवीपुर और दुर्गापुर के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। पहले स्टेटमेंट में दे दिया गया कि भाई दुर्गापुर इज 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम रामपुर। अगर यहां पे रामपुर है, यहां पे रामपुर है, तो आपने कहा कि दुर्गापुर उससे 20 किलोमीटर दूर है। दुर्गापुर उससे 20 किलोमीटर दूर है। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि देवीपुर इज 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम रामपुर। ठीक है ना। अब देखो यहां पे रामपुर है, अब जो रामपुर यहां पे हो गया। अब जो देवीपुर है वो किधर है, उसके लेफ्ट में है, उसके राइट में, कोई डायरेक्शन नहीं दी गई, ना लेफ्ट राइट कहीं दिया गया, ना कोई डायरेक्शन दी गई। तो फिर यहाँ पे हम कहीं भी, भाई रामपुर यहाँ पर है, हो सकता है इस डायरेक्शन में आपका देवीपुर हो, हो सकता है उसके साउथ में ही आपका देवीपुर हो, यहाँ पर भी देवीपुर हो सकता है, यहाँ भी देवीपुर हो सकता है, देवीपुर हो सकता है। इनके बीच की दूरी कितनी है? 15 किलोमीटर। आपका इसी प्रकार दुर्गापुर यहाँ भी हो सकता है, इसके जो है ईस्ट में या वेस्ट में या नॉर्थ में या साउथ में, कहीं भी हो सकता है। तो जब डायरेक्शन क्लियर नहीं है तो फिर जो है हम इनके बीच की डिस्टेंस नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है ना, इनके बीच की डिस्टेंस हम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हमको यही नहीं क्लियर कि हम किस डायरेक्शन इनको रखें। कि रामपुर तो है भाई, रामपुर के अब वेस्ट, अगर ये होता कि भाई रामपुर के वेस्ट में देवीपुर है, रामपुर के ईस्ट में आपका जो है दुर्गापुर है, तो भी बात क्लियर हो जाती। लेकिन डायरेक्शन का कोई भी जिक्र आपके क्वेश्चन में नहीं किया गया, इसलिए दोनों से मिलकर भी आंसर आपका नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो डी है। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो डी आएगा कि इफ द डेटा गिवन इन बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है 3rd नंबर का क्वेश्चन है कि विलेज के इज टूवर्ड्स विच डायरेक्शन ऑफ द विलेज एन। गांव एन की किस दिशा की ओर है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि विलेज एम इज टू द नॉर्थ ऑफ विलेज एन एंड टू द ईस्ट ऑफ विलेज के। गांव एन के उत्तर में और गांव के पूर्व में है। अच्छा, हमें जो डायरेक्शन बतानी है वो के और एन की बतानी है। हमें जो डायरेक्शन बतानी है के और एन के बीच बतानी है। तो पहले स्टेटमेंट से आंसर आ जाएगा, क्योंकि देखो इसमें आपका जो है यहाँ पर आपका एन भी है, यहाँ पे आपका एन भी है और यहाँ पे आपका के भी है। तो पहले से आंसर बिल्कुल आ जाएगा, केवल पहले से। ठीक है, गांव एन के उत्तर में है और गांव के पूर्व में है। दूसरा कह रहा है कि विलेज डी इज टू द वेस्ट ऑफ विलेज एन एंड टू द साउथ ऑफ विलेज के। देखो दूसरे वाले स्टेटमेंट में भी आपका एन और के आ गया कि गांव डी गांव एन के पश्चिम में और गांव के दक्षिण में है। तो केवल दूसरे से ही बात बन जाएगी। तो यहां पर देखो अगर हम बात करें तो क्या डायरेक्शन निकल के आएगी, ये भी क्लियर कर लें। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो उसके हिसाब से अरेंजमेंट क्या बनेगा। तो आपने कहा कि विलेज एम इज टू द नॉर्थ ऑफ विलेज एन। तो यहां पे अगर आपने जो है गांव एन के उत्तर में है, तो यहां पे अगर आपने एन को रखा तो एम कहां हो जाएगा, एम आपका नॉर्थ में हो जाएगा इसके, यहां पे आपका एम हो जाएगा। ठीक है ना, कि विलेज एम इज टू द नॉर्थ ऑफ विलेज एन एंड टू द ईस्ट ऑफ विलेज के। तो जो गांव एम है वो गांव एन के उत्तर में है और गांव के कहां है, पूर्व में है। तो भाई देखो एम है तो एम जो है के कहां है, ईस्ट में। तो के कहीं ना कहीं यहां पर होगा ना, और यही तो ईस्ट डायरेक्शन होगा। ये क्या होगा, ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो के आपका इधर बैठेगा। अब पूछ रहा है, आपसे पूछ क्या रहा है कि विलेज के इज टूवर्ड्स विच डायरेक्शन ऑफ द विलेज एन। तो यहां पर अगर हम बात करें तो जो के है वह एन के किस दिशा में है। तो आपने कहा ये डायरेक्शन आएगा, ये डायरेक्शन आएगा जो है आपका क्या, के का एन से। ठीक है ना,
के का जो है एन से ये डायरेक्शन आएगा, और ये डायरेक्शन कौन सा होगा, ये डायरेक्शन होगा आपका, यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप चारों डायरेक्शन से ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका ईस्ट डायरेक्शन होगा, ये वेस्ट होगा, ऊपर नॉर्थ होगा, नीचे साउथ होगा, तो ये हो जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो पहले से तो आंसर आ गया, केवल पहले से आंसर आ गया कि जो के है वो एन के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, दूसरे की बात जरा करते हैं, केवल दूसरे स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। तो दूसरे स्टेटमेंट से अरेंजमेंट क्या बनेगा, तो दूसरे में कह रहा है कि विलेज डी इज टू द वेस्ट ऑफ विलेज एन, हमने यहाँ पे एन को रख दिया, यहाँ पे एन को रख दिया, तो ये वेस्ट डायरेक्शन होगा, ये वेस्ट डायरेक्शन होगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है ना, तो विलेज डी इज टू द वेस्ट ऑफ विलेज एन एंड टू द साउथ ऑफ विलेज के, और जो डी है वो एन के कहाँ है, पश्चिम में, और के की कहाँ है, दक्षिण में है। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और नीचे बना लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे डी हो गया, यहाँ पे आपका एन है, ये वेस्ट हो जाएगा, और जो आपका डी है वो के कहाँ है, साउथ में, ये हो जाएगा साउथ। ठीक है ना, जो डी है वो के कहाँ है, साउथ में। तो जो के है वो एन से किस डायरेक्शन में है, एक डायरेक्शन तो होगा, और ये डायरेक्शन कौन सा होगा, आपने कहा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। देखो ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो ये डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। तो केवल दूसरे से भी आंसर आपका निकल आएगा, केवल दूसरे से भी आंसर आपका निकल आएगा, क्या निकल आएगा, नॉर्थ वेस्ट। पहले से भी आंसर निकल आया नॉर्थ वेस्ट, दूसरे से भी निकल आया आपका नॉर्थ वेस्ट। तो अब आपके पास चूज करने का मौका हो गया कि या तो आप पहला स्टेटमेंट लेके आंसर निकाल दीजिए, या तो आप दूसरा स्टेटमेंट लेके आंसर निकाल दीजिए। तो यहाँ पे आंसर आपका सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा कि इफ द डेटा आइदर इन स्टेटमेंट फर्स्ट एलॉन और इन स्टेटमेंट सेकेंड एलॉन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। क्लियर है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। और एक बात है कि भाई वीडियो को आप लोग लाइक भी कर दिया करिए, ठीक है ना, जैसे आप क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं, आपको कंटेंट अच्छा लगता है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, तो फिर वीडियो को भी लाइक कर दिया करिए, क्योंकि हम भी बहुत मेहनत से आपके लिए मेहनत करते हैं। ठीक है ना, तो जब हम भी आपके लिए इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सपोर्ट हमारा भी करना चाहिए। तो क्लास को शेयर भी कर दिया करिए और वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक एक स्टेप बाय मैं आपको हर चीज़ पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने आपको आप देखेंगे तो पूरा का पूरा स्टेप से हम लोग चल रहे हैं। एक एक टॉपिक मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, उसमें मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी आपकी कराई है। अगर आप जो है उसको एकदम शुरू से पढ़ेंगे तो एक एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। तो आपको थोड़ा सा ही तो सपोर्ट करना है, केवल क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है, और केवल और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाते हुए आगे बढ़ना है। तो चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे चलते, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 4th नंबर का क्वेश्चन है कि विच डायरेक्शन इज सनी फेसिंग नाउ। अब सनी का मुख किस दिशा में है। ओके, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इफ सनी टर्न्स टू हिज राइट एंड अगेन टर्न्स टू हिज राइट ही विल बी फेसिंग नॉर्थ। यदि सनी अपनी दाईं ओर मुड़ता है और फिर से अपने दाईं ओर मुड़ता है तो उसका मुख उत्तर की ओर होगा। तो कह रहा कि जब भाई सनी खड़ा उस समय उसका चेहरा किस दिशा में है। ये तो जब इतना टर्न करेगा तब लास्ट डायरेक्शन आपको दी गई है। दूसरा कह रहा है कि इफ सनी वॉक्स सम डिस्टेंस एंड टर्न लेफ्ट and again walk some distance then his face will be towards left of Dinesh who is facing south। दूसरे में कह रहा है कि यदि सनी कुछ दूर चलता है और बाईं ओर मुड़ता है और फिर से कुछ दूर चलता है तो उसका चेहरा दिनेश के बाईं ओर होगा जो दक्षिण की ओर सम्मुख है, अर्थात दक्षिण की ओर चेहरा किए हुए है। तो यहां पर देखो अगर हम बात करें तो शुरुआत में हमसे पूछा गया है कि शुरुआत में जब सनी खड़ा था तो उसका चेहरा किस डायरेक्शन में था। तो यहां पर देखो अगर अब हम बात करें तो इसको कैसे हम निकाल पाएंगे, क्या पहले से आंसर निकल आएगा, तो केवल पहले से आंसर निकल आएगा, बिल्कुल। अब आपको करना क्या है, एक बात याद रखिएगा, अगर कभी भी आपको लास्ट डायरेक्शन दिया जाता है और आपको इनिशियल डायरेक्शन निकालना है, ठीक है ना, लास्ट डायरेक्शन दिया जाए इनिशियल डायरेक्शन निकालना हो तो आपको क्या करना है, आपको वो लास्ट डायरेक्शन लेके चलना है, ठीक है ना, आपको वो लास्ट डायरेक्शन लेके चलना है। और यहां पर क्या करना है, आप जब वो लेफ्ट कहेगा तो राइट मुड़ेंगे, राइट कहेगा तो लेफ्ट मुड़ेंगे, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। जब भी आपको लास्ट डायरेक्शन दिया जाए
और इनिशियल डायरेक्शन आपको निकालना हो तो आप क्या करिए, आप उस लास्ट डायरेक्शन में चले जाइए, ठीक है, उस लास्ट डायरेक्शन में चलना शुरू कर दीजिए। जब आपसे लेफ्ट टर्न के लिए कहेगा तो आप राइट टर्न करेंगे, और जब राइट टर्न के लिए कहेगा तो लेफ्ट टर्न करेंगे, आपका इनिशियल डायरेक्शन आ जाएगा। तो पहले से तो इनिशियल डायरेक्शन आ जाएगा। देखो कैसे भाई, फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट में कह रहा है कि इफ सनी टर्न्स टू हिज राइट एंड अगेन टर्न्स टू हिज राइट ही विल बी फेसिंग नॉर्थ। तो अगर हम ये कह दें कि वो नॉर्थ में ही चेहरा करके खड़ा था, वो नॉर्थ में ही चेहरा करके खड़ा था, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से, तो 2 बार राइट टर्न करना, तो 2 बार हम लेफ्ट टर्न करेंगे, तो एक बार लेफ्ट टर्न में कहाँ पहुंचेंगे, तो आपने कहा जो है वेस्ट में, और एक बार लेफ्ट टर्न में कहाँ पहुंचेंगे, तो आपने कहा साउथ में। तो उसका चेहरा कहाँ था, साउथ में, उसका चेहरा कहाँ था, साउथ में। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है? उसका चेहरा कहाँ था, साउथ डायरेक्शन में था। तो केवल पहले से तो आंसर निकल आया, केवल फर्स्ट से तो आंसर निकल आया। अब जरा हम बात कर लेते हैं केवल सेकंड की। तो सेकंड में कह रहा है कि इफ सनी वॉक्स सम डिस्टेंस एंड टर्न लेफ्ट एंड अगेन वॉक सम डिस्टेंस देन हिज फेस विल बी टूवर्ड्स लेफ्ट ऑफ दिनेश, ठीक है ना। अब दिनेश की कहाँ है, बाईं ओर है, ठीक है ना, और दिनेश का जो चेहरा है वो आपका कहाँ है, आपने कहा ये दिनेश, ये दिनेश है, ये दिनेश है जो इस प्रकार से खड़ा है, ये दिनेश है जो इस प्रकार से खड़ा है। अब दिनेश का चेहरा कहाँ है, तो साउथ में है, तो ये हैंड जो है दिनेश का क्या होगा, ये हैंड दिनेश का राइट होगा, और ये हैंड दिनेश का क्या होगा, लेफ्ट होगा, ये हैंड दिनेश का क्या होगा, लेफ्ट होगा। अब यहां पे कह रहा है कि कुछ दूर चलने के बाद, जहां पे वो खड़ा था वहां से कुछ दूर चला, और वहां चलने के बाद जब वह लेफ्ट में मुड़ा, ठीक है ना, जब वह लेफ्ट मुड़ा, इसके बाद कुछ दूर चलेगा फिर से लेफ्ट मुड़ा, तो उसका जो चेहरा था वो जो है दिनेश की ओर था, दिनेश के बाईं ओर था। तो अगर मैं यहां पर देखूं, अगर मैं यहां पर देखूं और मैंने कहा कि उसका चेहरा साउथ में, इस प्रकार से जो है आपका जो है कौन खड़ा था, ये सनी खड़ा था। अब यहां से अगर लेफ्ट टर्न करता है, यहां से अगर लेफ्ट टर्न करता है तो कौन किस डायरेक्शन में जाएगा, आपने कहा साउथ में, सॉरी ईस्ट में। मेरी बात समझिएगा, मैंने मान लिया उसका चेहरा कहाँ है, साउथ में। कैसे मान लिया भाई, यहां से साउथ निकल के आया ना कि उसका चेहरा कहाँ था, साउथ में, तो मैंने मान लिया साउथ में उसका चेहरा जो फर्स्ट से निकला उसी को मैंने अब यहाँ पे मान लिया। तो अगर साउथ में है तो साउथ से जब लेफ्ट टर्न करेगा तो कहाँ जाएगा, ईस्ट में, और ईस्ट से जब लेफ्ट टर्न करेगा तो कहाँ जाएगा आपका, ईस्ट से जब लेफ्ट टर्न करेगा तो कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपका नॉर्थ में, ये कहाँ जाएगा आपका, नॉर्थ में। तो यहां पर देखो, जब यहां पे पहुंच जाएगा तो भाई इसके लेफ्ट में ही तो इसका चेहरा हो जाएगा, कहां हो जाएगा, इसके लेफ्ट में हो जाएगा। तो जो सनी है वो कहां फेसिंग है, जो सनी है उसका चेहरा कहां है, साउथ में, ठीक है ना, बात क्लियर है भाई। मैंने मान लिया कि साउथ में है क्योंकि पहले से निकला है साउथ में है, तो साउथ में है तो साउथ ये होगा, इस प्रकार से खड़ा, लेफ्ट टर्न किया तो ईस्ट में गया, लेफ्ट टर्न किया तो नॉर्थ में चला गया, और इसके लेफ्ट में ही तो उसका फेस है, तो यहाँ पे आके खड़ा हो गया। और दिनेश ने देखा कि भाई मेरे लेफ्ट हैंड में वो खड़ा है, तो उसका जो चेहरा है उसके लेफ्ट में होगा, ठीक है ना, उसके बाईं ओर है, ठीक है। तो इसलिए जो है सनी किस डायरेक्शन में चेहरा करके खड़ा है, तो साउथ डायरेक्शन में। तो केवल सेकंड से भी आंसर निकल आया, केवल सेकंड से भी आपकी बात बन गई। तो यहां पर भी आंसर सी आ जाएगा, यहां पर भी आंसर क्या आ जाएगा आपका, सी आ जाएगा, क्योंकि यहां पर भी आपके पास चूज करने का मौका हो गया कि या तो आप पहला स्टेटमेंट लेके आंसर निकाल दीजिए, या तो आप दूसरा स्टेटमेंट लेकर के आंसर निकाल दीजिए। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है 5th नंबर का क्वेश्चन है कि इन विच डायरेक्शन इज राहुल फेसिंग, राहुल का मुख किस दिशा में है। पहला कह रहा है कि इन द अर्ली मॉर्निंग राहुल वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ पपेट एंड द शैडो ऑफ पपेट वॉज फॉलिंग टू द राइट ऑफ राहुल। सुबह सुबह राहुल एक कठपुतली के सामने खड़ा था और कठपुतली की छाया राहुल के दाईं ओर पड़ रही थी। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इन द अर्ली मॉर्निंग राहुल वॉज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, हिज शैडो वॉज फॉलिंग बिहाइंड हिम व्हेन ही टर्न टू हिज लेफ्ट। सुबह सुबह राहुल मैदान पर खड़ा था, जब वह बाईं ओर मुड़ा तो उसकी परछाई उसके पीछे पड़ रही थी। तो आपको बताना है कि भाई राहुल किस दिशा की तरफ चेहरा करके खड़ा था। अब देखो,
एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बात शैडो की हो रही है, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, शैडो की। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि शैडो में आपको इस टेबल को याद रखना, आप डायरेक्ट आंसर दे पाएंगे। शैडो की बात याद रखिए, अगर शैडो की बात हो रही है तो शैडो आपका जो है मॉर्निंग में बनता है, शैडो आपका मॉर्निंग में बनता है, शैडो आपका इवनिंग में या कह सकते हैं सनराइज में बनता है, सो इस सनसेट में, इवनिंग, ठीक है ना, इवनिंग और मॉर्निंग दो समय पे बनता है। आफ्टरनून में कोई भी शैडो नहीं बनती, आफ्टरनून में कोई भी शैडो नहीं बनती। तो इस टेबल को आपको याद रखना है। अगर कभी भी मॉर्निंग की बात हो रही है तो हमेशा जो डायरेक्शन आएगा शैडो में वो 4 आपके परफेक्ट डायरेक्शन लिए जाते हैं, मिडिल डायरेक्शन शैडो में नहीं लिए जाते। तो या तो चेहरा आपका ईस्ट में होगा, या तो चेहरा आपका ईस्ट में होगा, या तो चेहरा आपका वेस्ट में होगा, या तो चेहरा आपका साउथ में होगा, या तो चेहरा आपका नॉर्थ में होगा। अब एक चीज और याद रखिएगा कि अगर मॉर्निंग की बात हो रही है तो मॉर्निंग के समय सनराइज होता है ईस्ट से, तो शैडो चाहे किसी व्यक्ति की हो चाहे वस्तु की हो हमेशा बनेगी वेस्ट में। क्योंकि सनराइज ईस्ट में होता है तो शैडो वेस्ट में बनेगी। इवनिंग के समय पर आपका जो सन है वो पहुंच जाता है वेस्ट में, तो शैडो हमेशा कहाँ बनेगी, ईस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर सुबह का समय है, आपका चेहरा ईस्ट में है, तो शैडो हमेशा आपके बैक साइड बनेगी, हमेशा आपके बैक में बनेगी। अगर चेहरा आपका वेस्ट में है तो आपके फ्रंट में बनेगी, कहाँ बनेगी, फ्रंट में। साउथ में है तो हमेशा आपकी शैडो आपके राइट में बनेगी। और आपका चेहरा अगर नॉर्थ में है तो हमेशा शैडो आपकी आपके लेफ्ट में बनेगी। इसी प्रकार से इवनिंग की बात करें तो या तो आपका चेहरा ईस्ट में होगा, या तो वेस्ट में होगा, या तो आपका नॉर्थ साउथ में होगा, या तो आपका नॉर्थ में होगा। ठीक है ना, तो बस एक टेबल आप याद रखिए, एक को आप आसानी से यहाँ पर बना सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसके जस्ट अपोजिट होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रंट, यहाँ पे हो जाएगा फ्रंट, यहाँ हो जाएगा बैक, यहाँ हो जाएगा आपका जो है लेफ्ट, और यहाँ हो जाएगा आपका राइट। तो यहाँ से एक चीज़ आपको ये समझ में आ गई कि अगर कभी भी शैडो लेफ्ट या राइट बनती है तो हमेशा आंसर नॉर्थ या साउथ ही आएगा। अगर कभी भी शैडो आपकी फ्रंट या बैक में बनती है, ठीक है ना, तो हमेशा आंसर आपका ईस्ट या वेस्ट आएगा। अब जरा आ जाओ अपने क्वेश्चन पे, देखो क्वेश्चन तो यहाँ पे जो है पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इन द अर्ली मॉर्निंग राहुल वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए पपेट एंड द शैडो ऑफ द पपेट वाज फॉलिंग टू द राइट ऑफ राहुल। तो देखो पहले से निकल आया, पपेट की जो शैडो है वो राहुल के राइट में पड़ रही है। कहाँ पड़ रही है, राहुल के राइट में। तो राहुल का जो चेहरा है, राहुल का जो चेहरा है वो कहाँ है, साउथ में। राहुल का जो चेहरा है वो कहाँ है, साउथ। ठीक है, क्योंकि सुबह का समय है, अगर शैडो जो है राइट में पड़ेगी तो चेहरा उसका कहाँ होगा, साउथ में होगा। और जो कठपुतली है उसकी जो छाया है वो राहुल के दाईं ओर पड़ रही है, वो उसके राइट साइड में पड़ रही है। तो राहुल का चेहरा किधर है, आपका साउथ में। ठीक है, क्लियर है। दूसरे की अगर हम बात करें, दूसरे स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो दूसरे में दिया गया है कि इन द अर्ली मॉर्निंग राहुल वाज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, हिज शैडो वाज फॉलिंग बिहाइंड हिम व्हेन ही टर्न टू हिज लेफ्ट। जब वह बाईं ओर अपने मुड़ा तो उसकी शैडो उसके पीछे पड़ रही थी। तो देखो अगर मैं कहूं कि राहुल का चेहरा कहाँ था, साउथ में। राहुल सुबह ऐसे खड़ा था, जब लेफ्ट टर्न करेगा, जब लेफ्ट टर्न करेगा तो उसका चेहरा कहाँ हो जाएगा, उसका चेहरा हो जाएगा ईस्ट में। ठीक है ना, जब राहुल भाई खड़ा था साउथ की तरफ चेहरा करके, जैसे उसने लेफ्ट टर्न किया उसका चेहरा कहाँ हो गया, ईस्ट में। उसका चेहरा कहाँ हो गया, ईस्ट में। और आपको पता है कि सुबह के समय अगर चेहरा मेरा ईस्ट में है तो जो मेरी शैडो मेरे कहाँ पड़ेगी, बिहाइंड पड़ेगी, मेरे पीछे पड़ेगी। ठीक है ना, देखो टेबल देख लीजिए, जब सुबह का समय होगा तो शैडो कहाँ बनेगी, बैक साइड में बनेगी, अर्थात उसके पीछे बनेगी। तो यहाँ आपका सेकंड से भी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी पहले से भी आंसर आ गया, सेकंड से भी आंसर आ गया। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा कि या तो आप पहले से आंसर निकाल लीजिए या तो आप दूसरे से आंसर निकाल लीजिए। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला देखिए आपका जो है 6 नंबर का क्वेश्चन है कि विच विलेज इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ विलेज ए। गांव ए के उत्तर पूर्व में कौन सा गांव है। अब देखो पहला कह रहा है कि विलेज बी इज टू द नॉर्थ ऑफ विलेज ए, विलेज सी एंड डी आर टू द ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ विलेज बी,
रिस्पेक्टिवली। गांव बी गांव ए के उत्तर में है, गांव सी और डी क्रमशः गांव बी के पूर्व में और पश्चिम में है। अब अगर हम यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट के आधार पे डायग्राम या अरेंजमेंट को बनाते हैं, देखो क्या अरेंजमेंट आपका बनेगा। तो यहाँ पर दिया गया है कि गांव बी गांव ए के उत्तर में है, तो आपने कहा यहाँ पे ए बनाया, बी को आपने ऊपर बना दिया, बी को आपने कहाँ बना दिया, ऊपर, क्योंकि जो गांव बी है विलेज बी इज टू द नॉर्थ ऑफ विलेज ए। आगे दिया गया विलेज सी एंड डी आर टू द ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ विलेज बी रिस्पेक्टिवली। तो सी कहाँ होगा, ईस्ट में, डी कहाँ होगा, वेस्ट में, ठीक है ना। सी कहाँ होगा, ईस्ट में, तो ये देखो इधर की तरफ हो गया सी, और इधर की तरफ कौन हो जाएगा, तो आपने कहा इधर की तरफ हो जाएगा डी। पूछा गया है कि ए के नॉर्थ ईस्ट में कौन है, तो निकल के आएगा ये होगा नॉर्थ ईस्ट। तो ए के नॉर्थ ईस्ट में कौन होगा, आपका सी होगा। ए के नॉर्थ ईस्ट में क्या होगा, आपका सी। तो पहले से तो आंसर निकल आया। अगर आपको कहीं भी डायरेक्शन को निकालने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप वहाँ पे जो है चारों डायरेक्शन ड्रॉ करके आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ए के नॉर्थ ईस्ट में क्या आ जाएगा, आपका सी। पहले से तो आंसर आ गया। अब जरा सेकंड की बात कर लेते हैं, क्या केवल सेकंड से बात बनेगी क्या, देखो जरा, क्या केवल सेकंड से बात बनेगी। तो सेकंड में कह रहा है कि विलेज पी इज टू द साउथ ऑफ विलेज ए एंड विलेज ई इज टू द ईस्ट ऑफ विलेज पी, विलेज के इज टू द नॉर्थ ऑफ विलेज पी। गांव पी गांव ए के दक्षिण में है और गांव ई गांव पी के पूर्व में है, गांव के गांव पी के उत्तर में है। तो क्या गांव ए के नॉर्थ ईस्ट में कौन निकल पाएगा, देखो जरा देखते हैं भाई, इसका भी अरेंजमेंट बना लेते हैं। तो गांव पी गांव ए के दक्षिण में है, तो यहाँ पे आपने ए को बना दिया, और ये होता है आपका साउथ, तो यहाँ पे आपका पी हो जाए, क्लियर है। फिर कह रहा है कि गांव ई गांव पी के पूर्व में है, तो ये होता है आपका ईस्ट, यहाँ से आपका ई यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे कौन आ जाएगा, आपका ई, ठीक है। फिर कह रहा है कि गांव ई गांव पी के पूर्व में, गांव के गांव पी के उत्तर में है। अब देखो गांव के गांव पी के उत्तर में है, तो यहां पर देखो अगर हम बात करें तो अब देखो जो विलेज के है वो पी के कहाँ है, नॉर्थ में है, तो के यहां भी हो सकता है, के आपका इसके आगे भी हो सकता है, नहीं हो सकता। अच्छा, अगर जहां पे ए बैठा है तो नॉर्थ ईस्ट तो ये होगा, नॉर्थ ईस्ट आपका ये डायरेक्शन होगा। इस डायरेक्शन में क्या कोई बैठा है, नहीं बैठा, तो केवल दूसरे से अब आंसर आपका नहीं आएगा। केवल पहले से तो आंसर आ गया, लेकिन केवल दूसरे से बात नहीं बन रही भाई। यही तो है, देखो कि विलेज पी इज टू द साउथ ऑफ विलेज ए, ठीक है, एंड विलेज ई इज टू द ईस्ट ऑफ विलेज पी, ये भी ठीक है। विलेज के इज टू द नॉर्थ ऑफ विलेज पी, तो भाई नॉर्थ में यहां पर भी हो सकता है, इसके आगे भी हो सकता है, ए के बराबर भी हो सकता है, ठीक है, सारी कंडीशन हो सकती है। और ए के नॉर्थ ईस्ट में हमें चाहिए, तो यहां से आंसर नहीं निकल पाएगा। तो केवल पहले से आंसर निकल आया, लेकिन केवल दूसरे से आंसर नहीं निकले, तो ऑप्शन ए आप आंसर देंगे कि पहले स्टेटमेंट में दिया गया डेटा अकेले ही उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि स्टेटमेंट दूसरे में दिया गया डेटा अकेले उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला देखिए आपका जो है 7th नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन विलेज एक्स एंड वाई बाय द शॉर्टेस्ट रूट। सबसे छोटे मार्ग से गांव एक्स और वाई के बीच की दूरी क्या है। अब देखो पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि विलेज एक्स इज टू द नॉर्थ ऑफ विलेज जेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 35 किलोमीटर। अब देखो केवल पहले से आंसर नहीं आने वाला, क्यों नहीं आने वाला, क्योंकि उसमें एक्स और जेड ही है, वाई तो आया ही नहीं, और हमें डिस्टेंस निकालनी है एक्स और वाई के बीच, तो केवल पहले से बात तो नहीं बनेगी, ठीक है ना। दूसरे में देखो क्या दिया गया है, विलेज वाई इज टू द वेस्ट ऑफ विलेज जेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर। गांव वाई गांव जेड के पश्चिम में 20 किलोमीटर की दूरी पर है। अब देखो अगर आप दोनों स्टेटमेंट को पढ़ें, दोनों में क्या कॉमन है, जेड, दोनों में क्या कॉमन है, जेड। अब यहां से एक्स और वाई के बीच की डिस्टेंस निकल सकती है। जरा दोनों अरेंजमेंट बना लेते हैं। तो पहला अरेंजमेंट जो बनेगा किस प्रकार से बनेगा, तो ये बनेगा पहले स्टेटमेंट के आधार पे कि विलेज एक्स इज टू द नॉर्थ ऑफ विलेज जेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 35 किलोमीटर। तो यहाँ पे अगर जेड है तो ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन है, और यहाँ पे आपका एक्स है, और ये डिस्टेंस है 35 किलोमीटर, ठीक है।
सेकंड स्टेटमेंट की अगर बात करें तो सेकंड स्टेटमेंट के आधार पर डायग्राम क्या बनेगा, विलेज y इज टू द वेस्ट ऑफ विलेज z एट डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर। यहाँ पे z है तो यहाँ पे आपका y आएगा, यहाँ पे आपका क्या आएगा y आएगा, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 20 किलोमीटर। अब देखो अगर इन दोनों को हम आपस में मर्ज कर लेते हैं, अगर इन दोनों को हम आपस में मर्ज कर देते हैं तो ये कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा कि z यहाँ पे हो गया, z यहाँ पे हो गया, यहाँ पे आपका y आ जाएगा, ये दूरी है 20 किलोमीटर, और यहाँ पे आपका x आ जाएगा, ये दूरी है आपकी जो है ये दूरी है 35 किलोमीटर। अब यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हैं, यहाँ से आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए तो यहाँ से आपको ये दोनों को मिला दीजिए, ये आपको चाहिए ये, तो यहाँ से आप जो है पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहाँ पे चीज़ों को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम जब लग जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये सबसे ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा अर्थात h, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आपका बेस। तो यहाँ पे जब आप लगाएंगे कितना आ जाएगा, देखो हाइपोटेनस बराबर क्या हो जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा आपका रूट के अंदर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो 35 का स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा 20 का स्क्वायर। तो 35 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपने कहा 12 25 कितना होता है 1225, 20 का स्क्वायर होता है 400, कितना होता है 400, कितना निकल के आएगा, तो h इक्वल्स टू निकल के आ जाएगा आपका जो है कितना हो जाएगा आपका जो है ये, तो 0 और ये हो जाएगा 1625। तो ये आपका जो है डिस्टेंस निकल आएगी, ये आपकी यहाँ से क्या निकल आएगी, डिस्टेंस निकल आएगी। तो दोनों को मिला के आपका आंसर आएगा, दोनों को मिला के आपका आंसर आएगा, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो ई होगा, यहाँ पे जो आंसर होगा वो ई होगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट की आपको आवश्यकता पड़ेगी आंसर को निकालने में। तो ऑप्शन ई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला देखिए आपका जो है 8th नंबर का क्वेश्चन है कि z इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के संदर्भ में z किस दिशा में है। पहला कह रहा है आपका स्टेटमेंट कि y इज टू द साउथ ऑफ x एंड z इज टू द ईस्ट ऑफ p विच इज टू द नॉर्थ ऑफ y। दूसरा कह रहा है कि p इज टू द साउथ ऑफ x, p x के दक्षिण में है। पहले में है कि y x के दक्षिण में है और z p के पूर्व में है जो y के उत्तर में है। अब देखो मुझे x और z के बीच में डायरेक्शन बताना जो केवल पहले से आ सकता है, क्योंकि पहले में x और z दोनों आए हैं, x और z दोनों आए हैं। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो इसमें केवल x और p आया है, x और p आया, केवल दूसरे से तो आंसर नहीं आएगा। अब जरा हम पहले स्टेटमेंट के अरेंजमेंट को बना लेते हैं, अगर हमें जरूरत पड़े दूसरे अरेंजमेंट को हम उसमें मर्ज कर सकते हैं, लेकिन केवल दूसरे से आंसर हमारा नहीं आएगा। तो यहाँ पे जरा पहले स्टेटमेंट के आधार पे अरेंजमेंट को बना के देखते हैं क्या बनेगा। तो पहले स्टेटमेंट के आधार पर अरेंजमेंट बनेगा कि y इज टू द साउथ ऑफ x, ठीक है ना। तो y x के कहाँ दक्षिण में, तो यहाँ पे x हो गया, तो यहाँ पे आपका y आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका y, ठीक है ना। एंड z इज टू द ईस्ट ऑफ p विच इज टू द नॉर्थ ऑफ y। आपको पता है कि जो विच वर्ड है ये हमेशा अपने नजदीक वाले को डिफाइन करता है, तो y के उत्तर में कौन होगा, आपका p होगा, ना कि आपका z होगा। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। तो z कहाँ है, p के कहाँ है, तो आपने कहा z p के पूर्व में है, जो y के कहाँ है, उत्तर में है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो p जो है y के कहाँ है, उत्तर में। फिर से वही देखो बात आती है, अगर यहां पे देखें तो p यहां भी हो सकता है, p यहां भी हो सकता है, और p आपका जो है x के ऊपर भी हो सकता है। अगर p की पोजीशन क्लियर हो जाए तो हम z की पोजीशन क्लियर कर सकते हैं कि भाई ये p अगर इनके बीच में होगा तो यहाँ पे z हो जाएगा, अगर p बराबर में होगा तो यहाँ पे z होगा, p अगर x के ऊपर होगा तो यहाँ पर आपका z हो जाएगा। तो p की चूंकि डिस्टेंस तो दी नहीं गई है, डिस्टेंस तो दी नहीं जिससे आप ये क्लियर कर पाए, केवल आपको डायरेक्शन दी गई है, तो डायरेक्शन पे तो p को आप कहीं भी बैठा सकते हैं। इसलिए अब केवल पहले के आधार पे आंसर नहीं निकलेगा, केवल पहले के आधार पे आंसर, चूंकि p की स्थिति क्लियर नहीं हुई। अब जरा हम दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरे में आपको दिया गया है दूसरे स्टेटमेंट पे कि p इज टू द साउथ ऑफ x, p x के कहाँ है,
तो आपने कहा P जो है x के साउथ में अर्थात दक्षिण में है। दोनों को अगर मर्ज कर ले तो देखो P की स्थिति क्लियर हो जाएगी। अब यहां से P की स्थिति क्लियर हो जाएगी कि x यहां पर होगा और जो y है वो x के साउथ में है, यहां पे P भी होगा क्योंकि P जो है y के नॉर्थ में है और x के साउथ में, दोनों को मर्ज करने के बाद। और अब क्लियर हो गया कि आपका जो z है वो यहां पर होगा, z आपका यहां पर होगा क्योंकि P की पोजीशन क्लियर हो गई ना कि P इनके बीच में होगा, क्योंकि P जो है y के नॉर्थ में है और जो है x के कहां है, साउथ में। x के साउथ में कहां से पता चला, सेकंड वाले से। तो अब जब P की पोजीशन क्लियर हो गई तो z की भी क्लियर हो गई। z जो है वो P के कहां है, ईस्ट में है, पूर्व में है। तो यहां से निकल आएगा कि z इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे आंसर आ जाएगा आपका साउथ ईस्ट। आंसर क्या आ जाएगा आपका, साउथ ईस्ट, क्योंकि ये डायरेक्शन है। z जो है x के संदर्भ में किस डायरेक्शन में है, दक्षिण पूर्व दिशा में है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो ई होगा। यहाँ पे जो आंसर होगा वो ई होगा। दोनों जो है स्टेटमेंट मिल करके उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो ऑप्शन ई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला देखिए आपका 9th नंबर का क्वेश्चन है कि विलेज टी इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू आर। विथ रिस्पेक्ट टू विलेज आर, गांव आर के संदर्भ में गांव टी किस दिशा में है। अब पहला स्टेटमेंट है कि टी इज इन द नॉर्थ ऑफ डब्ल्यू विच इज टू द वेस्ट ऑफ एस। टी डब्ल्यू के उत्तर में है जो एस के कहाँ है, पश्चिम में। विच वर्ड हमेशा नजदीक वालों को डिफाइन करता है, अर्थात जो वर्ड जो है हमेशा अपने नजदीक वालों को डिफाइन करेगा। तो जो किसके बारे में बताएगा, डब्ल्यू के बारे में, टी के बारे में नहीं बताएगा। दूसरा है कि T इज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ S, T S के उत्तर पश्चिम में है। अब अगर हम देखें तो हमें बताना है कि विलेज T इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू विलेज R। जो गांव R है वो गांव T के संदर्भ में किस दिशा में है। अब देखो पहले वाले में कहीं भी नहीं, T तो आया लेकिन R नहीं आया। पहले वाले में आपका T तो है लेकिन क्या R आया है क्या, आपने कहा नहीं, R तो उसमें है ही नहीं। तो जब R है ही नहीं तो केवल पहले वाले से आंसर नहीं आएगा। अच्छा, दूसरे में भी आपका T और S है, R नहीं है। दूसरे वाले में भी आपका क्या है, T और S है लेकिन R नहीं है। तो दोनों से मिलके भी आंसर नहीं आएगा, सीधा सीधा सा आंसर दोनों से मिल। अच्छा, तीसरा भी तो दिया है, सॉरी तीसरा भी दिया है, W इज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ R। W R के कहाँ है, उत्तर पश्चिम में है। तीसरा स्टेटमेंट है। तो इन दोनों से मिलके तो आंसर नहीं, लेकिन तीसरे से आ सकता है आंसर, क्योंकि तीसरा भी तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि तीसरा भी दिया है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे दिया है। तो भाई दोनों से मिलके तो नहीं आए, तीनों से मिलके देखो आ सकता है भाई, तीनों से मिलके आ सकता है। तो ये मैंने बताया था बीच वर्ड हमेशा उसको नजदीक वालों को डिफाइन करता था जो। अब देखो तीनों को जरा मिला लेते हैं भाई। तो सबसे पहले हम पहले स्टेटमेंट के आधार पर डायग्राम को बना लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देखो कि T इज टू द नॉर्थ ऑफ W विच इज टू द वेस्ट ऑफ S। तो T जो है वो W के कहाँ, उत्तर में। तो W अगर यहां पर है तो T कहाँ होगा, ऊपर होगा। T कहाँ होगा, ऊपर होगा। और जो S के पश्चिम में है तो जो W है S के कहाँ है, वेस्ट में अर्थात पश्चिम में। ठीक है, इतनी बात क्लियर। ये स्टेटमेंट फर्स्ट के आधार पे बनेगा। जरा सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है कि T इज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ S। T जो है वह S के उत्तर पश्चिम में है। तो आपने कहा कि अगर मैं यहां पे S को बैठाता हूं, ठीक है ना, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन क्या आएगा। मैंने यहां पे S को बैठाया, और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ये होगा। यहां पे मैंने चारों डायरेक्शन ड्रॉ कर ली, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। तो ये डायरेक्शन होगा नॉर्थ वेस्ट, ये डायरेक्शन। तो यहाँ पे आपका क्या यहाँ पे कौन बैठेगा, यहाँ पे आपका बैठेगा T, ठीक है ना। यहाँ पे कौन बैठेगा, तो यहाँ पे बैठेगा आपका T। बात क्लियर है। यहाँ पे आपका कौन बैठेगा, T बैठेगा। तो ये इस डायरेक्शन पे आएगा, ये डायरेक्शन, ठीक है ना। यहाँ पे आपका T बैठेगा, ये आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। अब देखो तीसरा क्या कह रहा है कि W इज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ R। W जो है वो अभी आपका जो है R के नॉर्थ वेस्ट में है, अर्थात W यहाँ पर है तो यस R आपका इधर होगा, क्योंकि यही तो आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होगा। ये देखो यहाँ पे चारों डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये आपका साउथ। तो जो W है वो कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट में है R के। तो यही डायरेक्शन तो नॉर्थ वेस्ट होगा, ये डायरेक्शन,
ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो है W बैठेगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, इन तीनों को अगर हम मर्ज कर लेते हैं, इन तीनों को अगर हम आपस में मर्ज कर देते हैं, इसको थोड़ा सा और पास में कर दें ताकि जो है हम आसानी से पूरे डायग्राम को बना, यहाँ पे एस को रख दिया। तीनों को अगर आपस में हम मर्ज करते हैं तो यहाँ पे आपका किस प्रकार से डायग्राम बनेगा। तो आपने कहा कि W यहाँ पर है, W यहाँ पर है और आपका यस यहाँ पर है, यहाँ पे आपका T है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे जो है हमको सेकंड की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो है सेकंड में तो वैसे भी दिया गया है कि T जो है वह यस के कहाँ है, T जो है वो यस के कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट में है। और यहाँ पर भी फर्स्ट वाले से भी आपकी बात बन रही है कि T एस के नॉर्थ वेस्ट में है। हमें तो W और R के बीच में रिलेशन चाहिए जो कि आपको थर्ड में दिया गया है। तो हम यहाँ पर सेकंड को नहीं लेंगे, हम थर्ड को ले लेते हैं। तो W जो है R के कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट में है। तो आपने कहा कहीं ना कहीं R इधर ही तो होगा, कहीं ना कहीं R यहीं पर तो होगा, तभी तो ये नॉर्थ वेस्ट में आ पाएगा, तभी तो जो है आपका जो W है वो नॉर्थ वेस्ट में आ पाएगा। तो क्वेश्चन देखो यहाँ पे यस और आपका जो है R हैं, ये दोनों जो है सेम एकदम स्ट्रेट लाइन में होंगे, ठीक, कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। सॉरी, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो T है वो किस डायरेक्शन में है, R के रिस्पेक्ट में। तो आपने कहा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ही है। नॉर्थ देखो यहाँ से इसी डायरेक्शन में तो होगा, ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो कोई ये आ जाएगा, यहाँ से इस डायरेक्शन में ये डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन कौन सा होगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ही तो होगा। यहाँ से आप चाहें तो यहाँ पे चारों डायरेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, ये आपका नीचे साउथ। तो ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आ जाएगा आपका T, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कि केवल पहले और तीसरे से आंसर बन जाएगा, दूसरे और पहले से आंसर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि दूसरे में W और T ही आया है, आपका W और R नहीं, तीसरे में आपका W और R आ गया। तो W और R जब आ गया तो R और T के बीच में रिलेशन आ गया, ठीक है। तो पहले और तीसरे से बात बनेगी, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट एंड आपका जो है थर्ड। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ डी, डी की वर्तमान स्थिति क्या है। डी वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ एंड टेक्स अ लेफ्ट टर्न, देन ही वॉक्स 5 किलोमीटर। डी 4 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है तथा बाएं मुड़ता है, तब वह 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो क्या पहले स्टेटमेंट से बात बनेगी क्या? आपने कहा पहले स्टेटमेंट में दिया गया है कि डी वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, डी यहाँ पे खड़ा है, डी यहाँ पे खड़ा है, ये ना नॉर्थ में वह चला गया 4 किलोमीटर, यहाँ पे खड़ा है, ये 4 किलोमीटर चला गया, और यहाँ से जो है वह लेफ्ट टर्न लेता है। लेफ्ट टर्न मतलब वह वेस्ट में मुड़ जाता है, लेफ्ट टर्न मतलब क्या हो जाएगा, वेस्ट में जो है इस प्रकार से मुड़ जाएगा, और यहाँ जो है वो कितना चलता है, तो आपने कहा 5 किलोमीटर, तो वो कहाँ पहुँच गया, वेस्ट में। तो प्रेजेंट जो पोजीशन है उसकी, ठीक है, वो इस समय कहाँ है, वेस्ट में है। तो केवल पहले से तो आंसर निकल आया, केवल पहले से आंसर निकल आया कि प्रेजेंट टाइम में जो आपके डी की पोजीशन है वो वेस्ट में है, ठीक है। अब जरा दूसरे की बात कर लेते हैं, क्या केवल दूसरे से बात बनेगी क्या? तो दूसरे में दिया गया है कि डी कवर्स अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर, फाइनली ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 11 किलोमीटर। डी कुल 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, अंततः वह दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। अच्छा, उसने जो 20 किलोमीटर की डिस्टेंस तय की है, ये किस डायरेक्शन में तय की, ये कहीं नहीं दिया गया, ठीक है ना। ये किस डायरेक्शन में तय की, ये कहीं नहीं दिया गया। देखो, अगर मैंने मान लिया कि वह ईस्ट में चलता है, मैंने मान लिया कि वह ईस्ट में चलता है, उसने 20 किलोमीटर की डिस्टेंस तय की। अब वह यहाँ से अगर राइट टर्न करता है तो वह कहाँ पहुँच जाएगा, आपका साउथ में पहुँच जाएगा। अगर आप इसको वेस्ट में ले लेंगे तो ये नॉर्थ में पहुँच जाएगा, अगर नॉर्थ में लेंगे तो ईस्ट में पहुँच जाएगा, साउथ में लेंगे तो वेस्ट में पहुँच जाएगा। तो क्या जो है इसके आधार पे आपकी, भाई मानने के लिए आप चारों में से कोई डायरेक्शन मान सकते हैं ना, तो केवल सेकंड से हमें ये क्लियर नहीं होगा कि भाई किस कहाँ उसकी प्रेजेंट पोजीशन है क्या, लेकिन केवल फर्स्ट से बात बन जाएगी कि इसकी प्रेजेंट पोजीशन इस समय पे वेस्ट में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपका ए आएगा, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो ए आएगा। केवल पहले से आंसर आपका निकल जाएगा, लेकिन केवल दूसरे से आंसर आपका नहीं निकलेगा, क्योंकि भाई दूसरे में आपको डायरेक्शन नहीं दी गई,
जब डायरेक्शन दी नहीं गई तो आप मानने के लिए चारों में से कोई भी डायरेक्शन मान सकते हैं। जब चारों में से कोई भी डायरेक्शन आप मानेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा। तो चारों से अलग अलग 4 आंसर आएंगे, इसलिए केवल दूसरे से आंसर नहीं, केवल पहले से आंसर निकल आएगा कि डी की प्रेजेंट पोजीशन क्या आपकी वेस्ट में है। तो ऑप्शन जो है आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप डायरेक्शन पर बेस्ड डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।